ऑफ लॉ का जो ये टॉपिक है ये बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। ये पार्ट 5 का टॉपिक है और आप चाहो तो इस रोल ऑफ लॉ को यू कैन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिख सकते हो। अगर आप ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, इट डजेंट मैटर, दोनों ईयर्स में आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ लॉ यू कैन यूएसए के अंदर से ही निकल के आया है, इसलिए मैंने इसको कहा है कि आप ये यूकेन यूएसए के साथ भी लिख सकते हो। साथ में जहाँ पे भी रोल ऑफ लॉ का टॉपिक यूज़ हो रहा है, चाहे आप पार्ट 1 से हो, 2 से हो, जिस पीरियड से देख रहे हो, सब में आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक हो गया। और ये मैंने पाकिस्तान के ऊपर बनाया। अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो आप इस पर इंडिया का रेफरेंस भी दे सकते हो जहाँ पे रोल ऑफ लॉ मौजूद है। ठीक है, और इवन तो जो स्टूडेंट पार्ट 1, 2, 3, 4 जिस पीरियड से हैं वो भी रोल ऑफ लॉ का यही नोट्स लिख सकते हैं जो मैंने इस पर बनाए हुए हैं। ठीक है ये पार्ट 5 का, बट आप 1 में भी लिख सकते हो, 2 में, 3 में, जहाँ मर्जी आपका दिल करे इसको आप लिख लो। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक और चीज़ दिखानी है आपको कि ये मेरे पास 2024 का पेपर है जो कि पार्ट 5 का है। ठीक है, जो भी रिसेंटली हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन आप देखें तो Please explain in detail the notion of role of law expounded by Professor A.V. Dicey. Also explain the modern concept of role of law. ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन ही इसमें रोल ऑफ लॉ का आ गया है, तो इट मीन्स ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन तो अगर आप पार्ट 3 से हो, 2 से हो, जो यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, उसमें भी ये रोल ऑफ लॉ कई दफ़ा आता है। एंड उसके अलावा अगर आप पार्ट 1 या 2 कोई और सब्जेक्ट करे हो, उसमें भी आपको रोल ऑफ लॉ का टॉपिक लाजमी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे जैसे रीड आउट करूँगी तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता जाएगा। क्रॉस रेफरेंस मैंने इसका अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दे दिया। अगर आप इंडिया से देख रहे हो, कोई भी इंडिया का यूज़र है, तो मैं उसको यही मशवरा दूंगी कि यहाँ पर आप पाकिस्तान की जगह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऐड करो। अगर नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को ही हटा के आप जो मीनिंग, इंट्रोडक्शन है वो सारा आप लिख सकते हो क्रॉस रेफरेंस के अलावा। अगर आप लिखना चाहो तो अपने कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप लिखो यहाँ पे, जो कि उस कंट्री के अंदर जो भी रोल ऑफ लॉ जिस सेक्शन में मौजूद है, जिस आर्टिकल में मौजूद है, जिस जगह पे मौजूद है, वो नंबर और उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हो तो उस कंट्री का लिखो। ठीक है, बहरहाल अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। इसमें लिखा है द रोल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ, ensuring justice to all. The idea of the role of law becomes popular in the late 18s. It is an important principle of the British Constitution, the USA Constitution and the Pakistan Constitution. The role of law is mentioned in Article 44 and 25 of the Constitution of Pakistan. A nation cannot function democratically without understanding and following the rule of law. यहाँ पे ये लिखा है कि जो ये रूल ऑफ लॉ है ये सारे कंट्रीज़ में मौजूद है और जो रूल ऑफ लॉ है ये इंश्योर करता है जस्टिस को। ठीक है, उसके अलावा ये जो रूल ऑफ लॉ है ये ज़्यादा फेमस हुआ था 18th सेंचुरी को, सॉरी 18th की सेंचुरी में। ठीक है, और ये रूल ऑफ लॉ है ये हमें ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, उसके साथ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। अगर आप इंडिया से हो तो आप यहाँ पे पाकिस्तान की जगह इंडिया का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 4 and 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है। उसके अलावा ये जो रूल ऑफ लॉ है इसको समझे बगैर आप अपने कंट्री को प्रॉपरली जस्टिसली चला नहीं सकते, जस्टफुली चला नहीं सकते, ना ही डेमोक्रेटिकली चला सकते जब तक आपको रूल ऑफ लॉ का नहीं पता होगा। इसमें क्रॉस रेफरेंस हमने वही सेम दे देना है जो ऊपर लिखा होता है आर्टिकल 4 and 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का दे देना है। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ आपने दे देनी है जिसमें आपने रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ, रूल्स एंड जस्टिस प्रिवेल्स। रूल ऑफ लॉ की मीन्स कि जो लॉ है वो रूल करता है, वो हेड है, और लॉ के रूल करने से क्या होता है, जस्टिस जो है प्रिवेल करता है, फैल जाता है, सबसे ऊपर आ जाता है। ये बात यहाँ लिखी है। एग्ली हेडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म रूल ऑफ लॉ, इसमें मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेडिंग दे दी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रूल ऑफ लॉ के बारे में ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लाइक जो रूल ऑफ लॉ है मीन्स कि लॉ जो है सबसे सुप्रीम है, जजेस, गवर्नमेंट, किंग्स, सारे लोग लॉ के नीचे आएंगे, लॉ के ऊपर नहीं जाएंगे, लॉ नीचे होगा। ठीक होगा। डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ आ जाता है अकॉर्डिंग टू वेड। अब मैंने वेड की डेफिनेशन दिखी है। वेड ने क्या बोला रूल ऑफ लॉ के बारे में? वेड ने ये कहा है कि द रूल ऑफ लॉ requires that government should be subject to law rather than law should be subject to government. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ को जवाब दे। ये ना हो कि लॉ गवर्नमेंट को जवाब दे कि नहीं
ये ऐसे होना चाहिए वैसे चाहिए, नहीं, लॉ जो है हेड होना चाहिए यहाँ पे, ये बात हमें वेट करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं कि रूल ऑफ लॉ बना कैसे, रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस कहाँ से निकली। तो रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं। द रूल ऑफ लॉ इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो रूल ऑफ लॉ है वह काफ़ी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मैग्ना कार्टा 1215 ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेटेड दैट नो फ्री मैन could be punished except by law of the land। बेसिकली जो ये रूल ऑफ लॉ है ये हमें मैग्ना कार्टा 1215 की हिस्ट्री में मिलता है, क्योंकि जो मैग्ना कार्टा की हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया था कि किसी भी इंसान को ना, किसी भी फ्री मैन को, फ्री मैन जो आज़ाद लोग हैं, किसी भी इंसान को आप पनिश नहीं कर सकते लॉ के बगैर, और लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लॉ वो होना चाहिए जो उस लैंड का है। ऐसा ना हो लॉ अब उस ये क्रिश्चियंस के ऊपर है ना सब, बेसिकली ब्रिटिशर्स क्रिश्चियंस थे, ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी की जगह उनको इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर सज़ा दे रहे हो, या किसी और कंट्री, किसी और कल्चर रिलीजन के लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा दे रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उनकी कंट्री का या उनके लैंड का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा देनी चाहिए है। ये हमें मैग्ना कार्टा सिखाता है। सिंस the days of Greek philosopher, law has been seen as the main way of control government powers। जब ग्रीक philosophers का दौर आना शुरू हो गया था, ग्रीक philosophers कौन थे? वही थे प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स हो गए, जो तमाम लोग जिनके बारे में हम पढ़ते रहे हैं अब तक, ये वो ग्रीक philosophers थे, ठीक है, उस ज़माने के। तो इन फ़िलासफ़र्स के आने के बाद लोगों को पता चलना शुरू होगा कि जो लॉ है वो एक तरह की चाबी है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की। लॉ अगर है तो आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी, किंग्स कंट्रोल में रहेंगे, जो ऊपर वाली अथॉरिटी है वो कंट्रोल में रहेगी। लॉ नहीं है तो आपके ऊपर फिर सज़ाएँ होंगी, लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें इसकी हिस्ट्री में पता चली, ठीक है। ये लास्ट लाइन ये लिखी थी। अब मज़ीद इसकी हिस्ट्री इस पेज पर लिखी हुई है, इसमें मैग्ना कार्टा को, यहाँ पे हमने हिस्ट्री के अंदर मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अंदर फिर इसी मैग्ना कार्टा को मैंने सेपरेटली एक हेडिंग बना के लिख दिया, जिसमें मैंने मैग्ना कार्टा क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये मैंने बात यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसमें हमने ये बताना है कि जो मैग्ना कार्टा है वो किस तरह बना, कैसे बना, क्या हुआ, और इसकी वजह से रूल ऑफ लॉ कैसे बना, ठीक है। ये जो किंग जॉन है इसकी वजह से ये मैग्ना कार्टा बना और रूल ऑफ लॉ इजाद में आया। तो हम इसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। द मैग्ना कार्टा वाज वन ऑफ द ग्रेट कॉमन लॉ डॉक्यूमेंट। In simple words, Magna Carta 1215 was a document made in British Constitution. This Magna Carta was created in 1215 during the presence of King John I of England. This Magna Carta was a charter of rights agreed by King John of England in 1215 when King John came into conflict with the British Parliament, and the Parliament should not function King's power. Due to this reason, Parliament made Magna Carta in 1215 that made orders and rules that the king and his government are not above the law. Before creating Magna Carta, kings ruled the land and were above the law of the land, who could punish and imprison anyone they want. But Magna Carta 1215 made everyone equal, and no one shall be imprisoned without prosecution. No illegal arrest should be made, and punishment shall be according to the nature of offense. Thus, Magna Carta 1215 had created the concept of rule of law. तो जितना भी मैंने आपके सामने पढ़ा है, अगर आपको समझ नहीं आए मैं दोबारा उर्दू में आसान वर्ड्स में समझा देती हूँ कि जैसे किंग जॉन आया, इससे पहले ऑफ कोर्स बहुत सारे किंग्स थे, ठीक है। जैसे किंग जॉन आता गया अपनी हुकूमत पे या बन गया उस वक्त किंग, ठीक है, उस वक्त कौन सा टाइम था, 1215 या 12 समथिंग का ईयर चल रहा था, ठीक है। तो उस वक्त जैसे किंग जॉन आया उसने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो सारी चीज़ें किंग वाली कर रही है, लाइक जो भी पावर्स किंग के पास थी वो सारी पावर्स जो है पार्लियामेंट यूज़ कर रही है। इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसने कहा किंग के पास ये पावर होनी चाहिए, आप क्यों इस पर वर्क कर रहे हो, आपके पास तो ये राइट्स ही नहीं है, ये पार्लियामेंट से कह रहा था, ठीक है। तो पार्लियामेंट से इसकी लड़ाई लग गई कि भाई ये गलत कर रहे हैं पार्लियामेंट वाले लोग, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। साथ में किंग जॉन के अंडर कुछ लॉर्ड चांसलर्स थे। लॉर्ड चांसलर्स मीन्स वो बंदे जो पार्लियामेंट के एक लॉर्ड्स थे। आपने अगर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो उसमें आपको एक अपर अथॉरिटी मिलती है, एक लोअर। ऊपर अपर अथॉरिटी को लॉर्ड्स की अथॉरिटी कहते हैं ना, पार्लियामेंट की। तो जो लॉर्ड्स की अथॉरिटी थी, वहाँ के जो चांसलर्स थे वो सारे के सारे पार्लियामेंट में भी काम करते थे, साथ में वो किंग्स के साथ भी काम करते थे। तो इसके साथ जो चांसलर्स थे बहुत सारे, उनसे इसकी लड़ाई भी लगी और पार्लियामेंट से भी लगी कि तुम लोग क्यों मतलब मेरे कामों में दखल दे रहे हो, किंग्स के कामों में क्यों दखल दे रहे हो, तुम लोगों को तो ये राइट्स ही नहीं दिए गए। जबकि इनसे पहले के जो किंग्स थे उन्होंने इनको दी थी, तभी जाके वो लोग इस तरह कर रहे हैं ना। तो इसने इनसे लड़ाई लगा दी। जब इससे लड़ाई लगाई, इसने क्या किया कि उन तमाम
जो लॉर्ड्स थे उनको जेल भिजवा दिया, बगैर उनको कोई रीज़न के, बस ऐसे जेल भिजवा दिया। जब इसे जेल भिजवाया तो तमाम वो जो एरिया था जिस पे किंग की हुकूमत थी, सब जगह बात फैल गई, हाई किंग कितना जालिम है, इसने ये हरकत की। और कुछ वक्त बाद किंग को खुद भी एहसास होना शुरू होगा कि वो अकेले इस पूरे कंट्री को और तमाम जितनी जगहों पे इसकी हुकूमत है उसको ये अकेले संभाल नहीं पा रहा। फिर मजबूरन इसने पार्लियामेंट की बात मान ली, उन लॉर्ड चांसलर्स की बात मान ली, और फिर लॉर्ड चांसलर्स को बाहर निकाल दिया जेल से। और साथ में फिर इसने जैसे उनको बाहर निकाल तो पार्लियामेंट ने इस किंग जॉन से एक साइन करवाया एक डॉक्यूमेंट पे। वो डॉक्यूमेंट जो था उसको मैग्ना कार्टा का नाम दे दिया गया। वो जो डॉक्यूमेंट पे जैसे साइन होता गया ना जॉन का, किंग जॉन का, तब क्या हुआ, किंग जॉन की भी जो बची कुची पावर्स थी ना वो भी सारी की सारी पार्लियामेंट ने ले ली। यानी कि वो पावर्स जिससे किंग जॉन जो है लोगों को जेल करा सकता था, इनको बगैर किसी चेकिंग के ऐसे ही जेल भिजवा देता था, वो पावर्स भी इनसे ले ली गई। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि किंग जॉर्ज जो था या जितने भी किंग्स थे वो अब सारे के सारे मैग्ना कार्टा बनने से लॉ के अंडर आ गए। तो इस कॉन्सेप्ट से रूल ऑफ लॉ बना। रूल ऑफ लॉ को जब पता चला कि मैग्ना कार्टा ने इस तरह से किंग से उसकी पावर कम की और ये सब हुआ और सारों को लॉ के ऊपर कर दिया, तो लॉ के नीचे कर दिया और लॉ ऊपर हो गया, तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ बन गया। ये देखते हुए कि मैग्ना कार्टा बना है तो रूल ऑफ लॉ भी बन गया। रूल ऑफ लॉ ने ये किया कि किंग्स को भी अकाउंटेबल बना दिया कि वो भी जो भी हरकत करते हैं वो अकाउंटेबल होंगे, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो भी अकाउंटेबल होगी जो भी वो हरकत करेंगे। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार होंगे अपने एक्शंस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चली हैं हिस्ट्री से। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन की क्या बेसिस है, कहाँ से निकला। द टर्म रूल ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल डी लेगैलिटी विच मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ लेगैलिटी। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लॉ नॉट पीपल। बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं ला प्रिंसिपल डी लेगैलिटी, जिसका इंग्लिश में मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ लेगैलिटी। मीन्स ये जो रूल ऑफ लॉ है ये लीगैलिटी की प्रिंसिपल से निकला है, जो रेफ़र करता है कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, लोगों के हिसाब से नहीं चलती। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से चलेगी, लोगों के हिसाब से नहीं चलेगी। ये हमें इस मैक्सिम में समझाया जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ये लिखना चाहो लिखो, नहीं तो आप इस टॉपिक को स्किप करके और दूसरी हेडिंग याद कर लेना। ठीक है, ओरिजिनेटर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओरिजिनेटर मीन्स कि किन किन लोगों ने इस रूल ऑफ लॉ को बनाया था। वैसे तो हमें डाइसी का तो पता ही है, डाइसी तो मेन बंदा था जिसने रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी। लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं जैसे कि सर एडवर्ड कोच एंड देन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टिसिपेशन दिए रूल ऑफ लॉ को बनाने में। तो अब इन लोगों के बारे में हम आगे पढ़ने लगे हैं। सर एडवर्ड कॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने जो सर एडवर्ड है ये एक चीफ जस्टिस थे अपने ज़माने के। ठीक है, और ये तब थे जब जेम्स वन किंग था। ठीक है, यानी कि जब जेम्स किंग था उस वक्त, तब ये एडवर्ड कॉक जो थे चीफ जस्टिस थे। इन्होंने रूल ऑफ लॉ पे कुछ बातें बोली थी और उन्होंने ये कहा था ही आर्ग्यूड दैट द किंग शुड बी अंडर गॉड एंड द लॉ। यहाँ पे ये कह रहे जो किंग है वो खुदा के अंडर होना चाहिए, लाइक अल्लाह और खुदा जो है ऊपर होंगे और जो किंग है उनके नीचे होने चाहिए। उसके अलावा लॉ के भी ये लोग नीचे हों, लॉ को भी ओबे करें। ये हमें सर एडवर्ड कॉक ने बताया था। अगले आते हैं डाइसी। डाइसी लेटर डेवलप कॉक्स थ्योरी इन हिज 1885 बुक द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हुआ ये था कि जो डाइसी था इसने इसी एडवर्ड की थ्योरी को मेंटेन करते हुए अपनी एक किताब बनाई जो बहुत फेमस किताब थी द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1885 में बनाई, जिसमें उसने रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत सारी बातें कही। ये कहा कि किंग जो है अंडर होना चाहिए लॉ के वगैरह वगैरह। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल। उनका नेम आपने यहाँ लिख देना। अगर मैं इनके नेम गलत प्रोनाउंस करी उसके लिए माजरत, बट इस वक्त मुझे यही नेम आ रहे हैं प्रोनाउंस करने इसी तरह से ही, मैं उसी तरह इनका नेम पढ़ रही हूँ। अगले ग्रीक फिलोसफर्स में ये लिखा है ग्रीक फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल आल्सो डिस्कस द रूल ऑफ लॉ इन दी अराउंड 350 BC। तो 350 BC का जो दौर था उसमें प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने भी रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिफरेंट बातें बोली। प्लेटो रोट दैट इफ द लॉ इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स द स्टेट एंड द गवर्नमेंट विल कोलैप्स, बट इफ़ द लॉ इज़ इन चार्ज द सिचुएशन गेट्स बेटर एंड कंट्रोल। यहाँ पे प्लेटो कह रहा है कि अगर लॉ को स्टेट और गवर्नमेंट संभालना शुरू होगी ना, कंट्रोल करना शुरू होगी, फिर तो कंट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर तो कंट्री कोलैप्स हो जाएगी, फिर तो वो चलेगी नहीं। लेकिन अगर लॉ हेड होगा, लॉ इन सबका इंचार्ज होगा, स्टेट का भी गवर्नमेंट का भी, तो कंट्री प्रिवेल करेगी, कंट्रोल में रहेगी गवर्नमेंट, कंट्री बेहतर होगी। ये बात हमें प्लेटो सिखाता है। एरिस्टोटल क्या कहता है इसके ऊपर? एरिस्टोटल ये कहता है कि
Aristotle wrote that laws should govern and those in power should be in its servants. यहाँ भी ये कह रहा है प्लेटो कि एरिस्टोटल ये कह रहा है कि जो लॉ है वो गवर्न करे, यानी कि वो हेड हो, वो चलाए सबको। उसके अलावा जो पावर्स है ना लॉ की, लॉ खुद सबको पावर्स दे, और जो जितने भी लोग लॉ के अंडर चल रहे हैं वो लॉ के सर्वेंट्स हैं। ये हमें एरिस्टोटल कहता है, ठीक है। डिफरेंट नेम्स ऑफ द डॉक्ट्राइन, और ये डॉक्ट्राइन पढ़े ना रूल ऑफ लॉ के, इसके डिफरेंट नेम्स थे। पास्ट में कुछ और नेम था, गुजरते वक्त के साथ इसका नेम चेंज हुआ। शुरू में इसका क्या नेम था? रोमन्स इसको कहते थे जस न्यूटुरेला, जिसका मतलब है नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ गॉड। इस रूल ऑफ लॉ को नेचुरल लॉ भी कहा जाता था और रूल लॉज ऑफ गॉड भी कहा जाता था। अगली हेडिंग है हॉब्स, लॉक एंड रोजिक। इनके अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ को कहा जाता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल लॉ। ये लोग इस रूल ऑफ लॉ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते थे या नेचुरल लॉ भी कहते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ लॉ ही कहा जाता है। ये बात हमें यहाँ लिखी मिली है कि रूल ऑफ लॉ के कितने नेम्स थे पास्ट में और फ्यूचर में इसको क्या नेम मिला, ये हमें याद पढ़ने को मिला। अगली हेडिंग आती है हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ में क्या आता है? इंडिविजुअल्स राइट मस्ट नॉट बी वायलेटेड। ये सारा कुछ वही है जो भी हमने रूल ऑफ लॉ की जो लिस्ट थी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने पार्ट 1 में पढ़ी है या पार्ट 2 में, उसमें ये तमाम लिस्ट मौजूद थी, ठीक है। इसमें क्या हमें रूल ऑफ लॉ ये सिखाता है कि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। द लॉ मस्ट बी सुप्रीम, और जो लॉ है वो सुप्रीम हेड होना चाहिए हर चीज़ का। उसके अलावा तो ऑफेंसेस मस्ट बी पनिश अंडर द लॉ, और जो ऑफेंस कोई बंदा करता है, कोई क्राइम एक इंसान करता है, तो उसको उस क्राइम के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलनी चाहिए, हमें ये चीज़ सिखाती है। उसके अलावा 4th में हमें ये सिखाया गया है एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ। जो भी इंसान, चाहे वो किंग है या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो भी है, सबको अपने हरकतों का जवाब देना पड़ेगा। ये बात यहाँ लिखी है। तो गवर्नमेंट मस्ट बी अंडर द लॉ, जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अंडर होनी चाहिए। एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ, कहने कोई भी इंसान हो, चाहे वो किंग हो या कोई भी जितना भी पावरफुल हो, वो लॉ के अंडर होना चाहिए। ये बातें हमें रूल ऑफ लॉ सिखाता है। अब डाइसिस एक्सपोजिशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, आप चाहो तो डाइसिस एक्सपोजिशन ऑफ रूल ऑफ लॉ लिख दो या डाइसिस एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो भी आपको डाइसी के ऊपर हेडिंग दैन में आ रही है वो आप लिख देना, ठीक है। इतना इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 3 इसमें हेडिंग्स आ जाती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिजल्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि ये ही बेसिकली आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है एग्जाम पेपर में कि आप डाइसी की भी ओपिनियन बताएं कि उसने रूल ऑफ लॉ में क्या बताया। तो आपने ये हेडिंग्स दे देनी, उसके अलावा इसके आप डाइसी के ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बातें कर सकते हो। जितना भी आपको रूल ऑफ लॉ का पता है आप इस पर लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो अब हम इन हेडिंग्स को डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली हेडिंग एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, उसी को पढ़ना है। लगे एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को आगे हमने मजीद 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी में हमारे पास पहली हेडिंग आती है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स। इसमें लिखना है लॉ शुड बी सुप्रीम नॉट आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर्स कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही इंसान के पास पावर्स हो। आर्बिट्रेरी उन पावर्स को कहते हैं जो एक ही इंसान के पास, जैसे कि किंग हो गया, अगर किंग के पास पावर्स है तो क्या करेगा, अपने पावर्स को मिसयूज़ कर सकता है, कभी भी जिस बंदे को चाहे अरेस्ट करा लेगा, ठीक है। अगर किसी एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास पावर है तो वो भी मिसयूज़ कर सकता है। इट मीन्स लॉ जो है कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, लॉ सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है। किसी एक बंदे के पास पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिन जिनको लॉ ने पावर्स दी है सबके पास पावर्स इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए और लॉ सुप्रीम होना चाहिए। ये बात इसके फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट शैल बी कंट्रोल्ड। और जब एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी लॉ होगी ना, लाइक अगर लॉ सुप्रीम होगा तो गवर्नमेंट कंट्रोल में लेगी। यहाँ पे लिखा है तो गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ, एनी एक्ट डन बाय गवर्नमेंट शैल बी आंसर्ड बाय द नॉर्मल सिटीजन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ को जवाबदेह होगी, और जो भी हरकत गवर्नमेंट करती है वो इंसानों को बताएगी कि अगर इंसानों को नुकसान पहुंचे गवर्नमेंट की हरकत से तो गवर्नमेंट को उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की और क्यों वो कर चुके हैं। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो भी इंसान जो हरकत करता है, जो भी गलत ऑफेंस करता है, कोई क्राइम करता है, उसको उसके हिसाब से ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये बात यहाँ लिखिए, दी पनिशमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी ऑफेंस समवन हैज़ कमिटेड। ये बात यहाँ लिखी है। अगली हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम। नेचुरल जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सजा दो, ठीक है, और जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखे एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम इज अप्लाइड इन रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम लिखा है, आप इसमें 22 की भी पॉइंट दे सकते हो, या आपको पता होगा कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम में 2 पॉइंट्स हैं, एक ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम, दूसरा है 22। तो ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम का मतलब होता है दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए, बगैर सुने डिसीजन ना दिए जाए। दूसरा पॉइंट है 22 का। 22 का मतलब है रिश्वत लेना। तो रिश्वत लेने को मना किया गया है नेचुरल जस्टिस सिस्टम में, और ये कहा गया है कि दोनों पार्टीज़ की ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम
कोर्टरम हो, यानी कि दोनों पार्टीज़ को सुना जाए। ये चीज़ हमें नेशनल जस्टिस सिस्टम का हमें बारे में यहाँ पे लिखा है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। अगली हेडिंग है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में यहाँ पे लिखना है वन लॉ फॉर ऑल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान है, चाहे वो किंग है, जज है, अपना गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, एम्प्लॉई हैं, या CSS के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो भी लोग हैं, सब लोग एक ही लॉ के अंडर आएंगे, सब लोग एक ही कोर्ट के अंडर आएंगे। ये बात यहाँ लिखी है। नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी वन इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी बंदे को फजूल की बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे। अगली हेडिंग है एवरीवन सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स। यहाँ पे कहना है जो भी इंसान होगा सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाएंगे, किसी के लिए अलग से कोर्ट नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पे लिखा है एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स। रूल ऑफ लॉ डज नॉट लुक्स एट anyone's status and everyone shall have the same court। यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है लोगों के स्टेटस को नहीं देखेगा, बल्कि जो भी उन्होंने हरकत की है उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी और उसी कोर्ट में ही मिलेगी जिसमें सारे लोग जाते हैं। उनके लिए कोई अलग से कोर्ट्स नहीं बनाई जाएंगी। ये बात लिखा है। फिर आते हैं हमारे पास राइट्स एंड राइट्स ऑफ फंडामेंटल। अच्छा, रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स उल्टा पढ़ दिया था। रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा है? डाइसी एम्फेसाइजेस दैट। अब देखो मैंने इन सब के साथ डाइसी का नाम नहीं लिखा, आप चाहो तो इन सब पॉइंट्स के साथ डाइसी के नाम के साथ शुरू कर सकते हो। डाइसी ने ये कहा, डाइसी ने ये कहा, इस तरह भी लिख सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो जैसे मैंने लिखा इस तरह भी लिख सकते हो। अब हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि डाइसी एम्फेसाइजेस दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर सिक्योर्ड बाय द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग दीज लिबर्टीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डाइसी है वो ये कहता है कि जो कोर्ट्स है ना वो तमाम लोगों के राइट्स को सिक्योर करे। कोर्ट्स के पास ये पावर्स दी गई हैं कि वो नॉर्मल सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर करे। ठीक है, ये बात हमें डाइसी सिखाता है। अब क्रिटिसिज्म आ जाता है। क्रिटिसिज्म किसके ऊपर हो रही है? जितनी भी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं ये सारी डाइसी ने हमें बताई हैं ये रोल ऑफ लॉ के बारे में। अब इसी के ऊपर जो लोग हैं वो क्या क्रिटिसिज्म करते हैं? क्रिटिसिज्म का मतलब है तंज करना उनके कामों पे, उनकी बातों पे कि उन्होंने ये हरकत की, ये बातें बोली हैं, इसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या लोगों ने इसके ऊपर कीड़े निकाले, क्रिटिसिज्म किया, वहाँ पढ़ने लगे। डाइसीज डॉक्ट्रिन वाज नॉट फुली एक्सेप्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड इन द फॉलोइंग वेज। इम्यूनिटी ऑफ द किंग कैन नॉट बी सूड। यहाँ पे लोग कहना शुरू हो गए थे कि जो किंग है उसको सू नहीं किया जा सकता। सू मीन्स उसको कोर्ट नहीं लेके जाया जा सकता उनकी हरकतों की वजह से। ये बात यहाँ पे लिखी है, ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया था डाइसी के बाद में सुनने के बाद। दूसरी पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ पे लिखे ऑफिशियल्स हैड इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग सूड। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं ना उनको ये प्रोटेक्शन मिली जाती है कि उनको भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते लोग। ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की है। अगला हेडिंग है इम्यूनिटी फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड रूलर्स। यहाँ पे कह रहे हैं तो फॉरेन डिप्लोमेट्स और रूलर्स हैं कैन नॉट बी सूड। जो दूसरे कंट्री के जो रूलर्स हैं, हेड हैं, और दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में डिप्लोमेट्स आते हैं अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए, तो उनको भी आप सू नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं लेके जा सकते। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख दो, उसकी क्रिटिसिज्म है। ये लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया डाइसी के उसकी बातें सुनने के बाद कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, आपने ऐसा क्यों कह दी ये लो। ठीक है, ये बात आपने लिखते नहीं है। अगली हेडिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को इस तरह से लिख देना जैसे मैंने लिखा है। अब पहले हम एडवांटेजेस को पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस में क्या लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांटेजेस में लिखा है दी रूल ऑफ लॉ हेल्प्ड इन प्रोटेक्टिंग दी पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ से क्या हुआ कि जो लोग थे उनको आर्बिट्ररी एक्शन से बचाया गया। आर्बिट्ररी एक्शन मीन्स कि एक ही गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं दी गई बल्कि सारों को इक्वली पावर्स दी गई हैं। लॉ ने दी है ना पावर्स, तो लॉ ने जब पावर्स दी हैं तो सारों के पास इक्वल पावर्स होंगी जिससे आर्बिट्ररी एक्शंस नहीं होंगे। अगर एक ही अथॉरिटी के पास सारे पावर्स होंगे तो चांसेस यही है ना कि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ भी कर सकती है। तो रूल ऑफ लॉ का ये फ़ायदा हुआ कि आर्बिट्ररी एक्शन से वो बच गए। दूसरा पॉइंट है द रूल ऑफ लॉ कीप्स दी गवर्नमेंट पावर्स इन चेक। और रूल ऑफ लॉ से ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो चेक एंड बैलेंस रहती है। ठीक है, फिर अगला हेडिंग है It provides a way to ensure the government follows the law and does not exceed its power। और ये रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट की अथॉरिटी को कहती है कि आपने अपनी पावर्स को मिसयूज़ नहीं करना और चेक एंड बैलेंस उनका रखती है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस हम पढ़ने लगे। इसका पहला पॉइंट है लॉज कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पीपल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉज हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी पीपल है जैसे कि जो लॉयर्स नहीं होते, जो जजेस नहीं होते, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके लिए कभी कभी लॉ को समझना मुश्किल होता है। इसलिए रूल ऑफ लॉ अप्लाई करते हुए भी नॉर्मल लोगों को मुश्किल आती है और नॉर्मल लोग हेल्प आउट नहीं ले सकते लॉ से कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स लॉज आर नॉट अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक केसेज दैट लीड्स टू दी अनफेयर रिजल्ट्स इन द स्पेसिफिक केसेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब देखो जिन केस कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कोर्ट्स में जो पास्ट में कभी हुए ही नहीं है, बिल्कुल न्यू है और उन पर कोई लॉ ही नहीं बना हुआ। ऐसी सिचुएशन पे भी
जो जज है जब वो किसी लॉ को यूज़ करके डिसीजन देगा तो चांसेस ये हैं कि जो रिज़ल्ट है वो गलत भी आ सकता है, तो रूल ऑफ लॉ अप्लाई वहाँ पे नहीं हो पा रहा सही से। उसके अलावा लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी एक्सपेंसिव मेकिंग इट हार्ड फॉर सम पीपल टू असेस जस्टिस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ इसलिए भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि जो लॉ है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और हर बंदा लॉ को अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, कोर्ट नहीं बार बार इस तरह से जा सकता, पैसे लगा सकता। फोर्थ पॉइंट है लीगल प्रोसेस कैन बी स्लो कॉजिंग डिलेज इन जस्टिस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो डिले भी करती हैं, चीज़ों को काफ़ी स्लो डाउन भी कर देती है, जिससे चांसेस ये हैं कि लोगों को जस्टिस जो है टाइम पे ना मिले। अगली हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, खूबियाँ क्या है रूल ऑफ लॉ की, खूब पढ़ने लगे हैं। पहला खूबी ये है नो वन शुड बी अरेस्टेड डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड विदाउट अ फेयर ट्रायल, यानी कि किसी भी इंसान को आप बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन भी अरेस्ट ही होता है, ठीक है, तो किसी भी इंसान को आप अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते खाम में जब तक कि उसका फेयर ट्रायल ना हो। फेयर ट्रायल मीन जब तक आप उसको कोर्ट में ले जाके प्रॉपरली उसको सुना ना जाए, बगैर वजह उसको आप जेल में नहीं ले डाल सकते। प्रोसीजर शुड बी फेयर, और जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो फेयर हो, ऐसा ना हो कि उस बंदे के एविडेंस ना सुने जाए, ना उसके विटनेसेस को देखा जाए, ऐसे आप उठा के डिसीजन दे रहे हो, ऐसा ना करो। प्रॉपरली कोर्ट्स का जो प्रोसीडिंग होती है, विटनेसेस को देखना, एविडेंस देखना, उस तरह से प्रोसीडिंग्स हो। दूसरी खूबी इसकी है नो वन कैन बी जज इन देयर ओन कॉज, यानी कि किसी भी इंसान को बस ऐसे मुँह उठा के उसको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके प्रॉपर एविडेंस वो बंदा अपने देख, विटनेसेस लेके आए, उसको देखा जाए, फिर जाके उस बंदे पे जज जो है जजमेंट करे। जजमेंट करना मतलब उसको चेक करना कि वो कैसा है, क्या है, ठीक है। एवरीवन शुड बी हर्ड बिफोर बीइंग इन प्रिजन, ये वही बात है जो मैंने पहले बोली थी कि हर इंसान को जेल जाने से पहले या जेल में डालने से पहले उसको सुनना जाए कि क्या वो वाकई में क्रिमिनल था, क्या वाकई में उसने कुछ गलत किया है। ये इसकी खूबियाँ थी रूल ऑफ लॉ की। अगली हेडिंग है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट वही है जिसका एग्जाम पेपर में भी पूछा गया कि इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया। तो इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि अब हम इसको पढ़ते हैं। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स लॉ एंड ऑर्डर्स। लॉ एंड ऑर्डर्स आर अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी लॉज हैं और ऑर्डर्स हैं जो बनते हैं, चाहे वो लॉ के लिए बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी के लिए बन रहे हैं, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो गवर्नमेंट है इज़ वर्किंग इन मॉडर्न टाइम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। जो आजकल की जो गवर्नमेंट है जो चल रही है अभी, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रही है। ये बातें यहाँ पे लिखी हैं। उसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, यहाँ पे ये लिखा है कि एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ रिगार्डिंग दी स्टेटस और पावर। जितना भी हम पीछे पढ़ते रहे उसी को हमने दोबारा इसमें दोबारा लिख देना है, और साथ में आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स भी दे देना है, यहाँ बैंड पे लिख देना इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट एवरीवन इज़ इक्वली ट्रीटेड, बस इस तरह करके लिख देना, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, इसमें लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट फॉलो द लॉ एंड कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करें लॉ को, और वो अपने एक्शंस के, और जो भी वो एक्शन करते हैं उस एक्शन के ऊपर अकाउंटेबल भी हों। अकाउंटेबल मीन्स के जो भी वो एक्शन करते हैं वो जिम्मेदार हों उस एक्शंस के। ये बात यहाँ लिखी है। अगली हेडिंग है एसेस टू जस्टिस। एवरीवन शुड हैव द एसेस टू जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। रूल ऑफ लॉ मॉडर्न टाइम में यही कहता है कि सबके पास जो है जस्टिस को असेस करना आसान हो। असेस मीन्स जस्टिस तक पहुँचना आसान हो, ठीक है। ये बात लिखी। इंटरनेशनल मूवमेंट टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ। इंटरनेशनल मूवमेंट टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ मीन्स के किन किन कंट्रीज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बने हैं जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ फैला उन कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स नंबर 1 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। मैंने भी पॉइंट्स याद किए थे, आप भी इन पॉइंट्स को याद करके लिख सकते हो। इसमें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की हेडिंग देखिए, हम लिखें रिकग्नाइज द रूल ऑफ लॉ एज अ कॉमन हेरिटेज। यहाँ पे ये जो कन्वेंशन हुई थी ना यूरोपियन की ह्यूमन राइट्स वाली, इसमें भी इन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ को आगे लगातार उन्होंने हेरिटेज किया, यानी कि नस्ल बाय नस्ल आगे तक ये बात फैलती है कि रूल ऑफ लॉ को चलाना चाहिए। अगली हेडिंग है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। जो ये वाला एक्ट है ना, ये मैंने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था, और ये ह्यूमन राइट्स के अंदर भी मैंने पढ़ा था। तो ये इसके अंदर बेसिकली रूल ऑफ लॉ को डाला गया है, इसने रूल ऑफ लॉ को रिकग्नाइज भी किया और कहा कि भाई रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ह्यूमन राइट्स तो प्रोटेक्ट ही नहीं हो सकेंगे। तो ये बात भी आप यहाँ लिख सकते हो। अगला हेडिंग है गोल्डन केस 1975 रीअफर्म दी रूल ऑफ लॉ एज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। और इसने भी कंफर्म किया कि जो रूल ऑफ लॉ है ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर लोगों को राइट्स नहीं मिल सकते। तो इन्होंने भी इसको रिकग्नाइज किया। इसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 1959, यहाँ पे लॉयर्स फ्रॉम 53 कंट्रीज डिक्लेयर द रूल ऑफ लॉ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। जो 53
कंट्रीज़ के जो लॉयर्स थे उन सब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इसको आगे चलाना चाहिए, इसको आगे रखना चाहिए कंट्री में। ये हमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक्ट में मिलता है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करें तो नेक्स्ट हेडिंग आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड रूल ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रूल ऑफ लॉ में ये है, रूल ऑफ लॉ हेल्प्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इंश्योरिंग दे स्टे विद इन देयर लिमिट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ इसलिए बनाया गया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है, वो अथॉरिटी जो कार्स के फाइन्स करती है या जो गवर्नमेंट के काम कर रही होती है, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उन सबको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। तो उनको भी कंट्रोल में यही रूल ऑफ लॉ रखता है ताकि लोगों की पावर्स लिमिट में रहें। रूल ऑफ लॉ अंडर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स हैं ना, दोनों आर्टिकल 4 और 25 जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे, वो दोनों आपने इसमें ऐड करते हैं, जिसमें हमने ये बताना है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं अब। According to Article 4 of the 1973 Constitution of Pakistan, everyone's rights are protected by law। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सारे इंसानों के राइट्स प्रोटेक्ट हुए हुए हैं। No one should be prevented from doing what is not prohibited by law। और किसी भी इंसान को उन चीज़ों से रोकना नहीं चाहिए जिनको लॉ ने भी रोका नहीं है। ये बात हमें आर्टिकल 4 बताता है। नो एक्शन अगेंस्ट लाइफ, लिबर्टी, बॉडी और रेपुटेशन। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान के लाइफ पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ना ही उनकी लिबर्टी पे और ना ही जिस्म पे कोई एक्शन लेना चाहिए, ना उनकी रेपुटेशन पे। लाइक किसी इंसान को जान से मारना नहीं चाहिए, उनको आज़ादी से रोकना नहीं चाहिए। ये चीज़ें हमें सारा कुछ आर्टिकल 4 बताता है। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 ये कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ। और जो आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए लॉ के अंडर, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई एक इंसान जो है स्टेटस उसका अच्छा है तो उसको उसके स्टेटस के हिसाब से देखना चाहिए, नहीं, बल्कि सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कंक्लूजन में आपने सारा कुछ रूल ऑफ लॉ के बारे में जितना कुछ पीछे पढ़ा है उसको शॉर्ट करके लिख देना है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो जस्टिस प्रमोट करता है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। जितना कुछ भी आपको पढ़ता है उसको शॉर्टली करके इसमें लिख देना है। ये सारा था हमारा रूल ऑफ लॉ। अगर आप ये नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनकी प्राइजेज़ लिखी मिल जाएंगी।